सो वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन ऑफ एसए 550 जो बात करता है रिलेटेड पार्टी की। सर ये एसए 550 क्यों है? क्योंकि 5 और 5 एकदम रिलेटेड बैठे हैं। 5 और 5 एकदम रिलेटेड बैठे हैं, तो याद रखेंगे 550 रिलेटेड पार्टी। सवाल आता है, हम रिलेटेड पार्टी का स्टैंडर्ड पढ़ क्यों रहे हैं? हमें रिलेटेड पार्टी को लेकर ऑडिट करना क्यों है? तो समझना, ये मेरी वजह से नहीं है, आपके अकाउंट्स के टीचर की वजह से। अकाउंट्स के टीचर ने कहा था एएस 18 में कि रिलेटेड पार्टी को लेके आपने डिस्क्लोजर देने हैं, कौन कौन रिलेटेड पार्टी है, उसके साथ आपकी क्या ट्रांजैक्शन हुई, क्या बैलेंसेस है। तो हमें एज अ ऑडिटर इसी चीज को लेके क्या चाहिए? प्रॉपर डिस्क्लोजर चाहिए। और अगर डिस्क्लोजर नहीं होंगे तो फिर कहीं ना कहीं मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। तो वी जस्ट वांट कि प्रॉपर डिस्क्लोजर हो ऑफ द रिलेटेड पार्टी थिंग्स। अब इस स्टैंडर्ड में जब भी मैं रिपोर्टिंग एंटिटी बोलूंगा, इसका मतलब है क्लाइंट। तो सबसे पहली चीज जो ये स्टैंडर्ड बात करता है सर, वो क्या कहता है? ये कहता है कि रिलेटेड पार्टी होती कौन है। तो या तो आपके एप्लीकेबल एफआरएफ में जो डिफाइंड है, जैसे कि एएस 18 या इंडियास 24, या फिर अगर एएफआरएफ में कोई इसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं मेंशन है, वो डिफाइंड नहीं है, तो सर रिलेटेड पार्टी कौन हो सकती है? तीन। या तो वो एंटिटी जो आपको कंट्रोल करती है, या उसका आप पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, यानी पर्सन और अदर एंटिटी दैट हैज कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू एनी इंटरमीडियरी ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी, दैट इज द रिलेटेड पार्टी। तो बेसिकली जो भी ऊपर वाले लोग हैं ना, पेरेंट एंटिटी हो गई, होल्डिंग कंपनी हो गई, वो रिलेटेड पार्टी है। ठीक है सर। या फिर दूसरे तरीके से आप कह सकते हो, जहां रिपोर्टिंग एंटिटी यानी आपके क्लाइंट का कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू इंटरमीडियरी ओवर द अनदर एंटिटी, वो रिलेटेड पार्टी। यानी जिसको आपका क्लाइंट कंट्रोल कर रहा है, जिसपे आपका क्लाइंट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहा है, वो रिलेटेड पार्टी। यानी नीचे वाले। सर नीचे वाले कौन है? या तो उसकी सब्सिडरी हो सकती है इन केस ऑफ कंट्रोल, या एसोसिएट हो सकती है इन केस ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। एंड थर्ड रिलेटेड पार्टीज होती है एंटिटीज अंडर द कॉमन कंट्रोल विद द रिपोर्टिंग एंटिटी। अब सवाल आता है कॉमन कंट्रोल कैसे आएगा? या तो ओनर्स कॉमन है, या ओनर्स क्लोज फैमिली मेंबर्स है, या फिर जो ओनरशिप है, या फिर सॉरी ओनरशिप नहीं, जो मैनेजमेंट है वो कॉमन है। तो अगर आपको लगता है कि मैनेजरियल पर्संस आर कॉमन, दैट इज द एमडी सीईओ ऑफ द कंपनीज, देन इन दैट केस यू कैन कॉल दीज टू एंटिटीज एज अ रिलेटेड पार्टी। क्या बेसिक डेफिनेशन क्लियर है? हाँ सर। अब इसमें डालेंगे एसके मसाला। एसके मसाला, अब मसाला क्या है सर? अभी हमने पढ़ा कॉमन कंट्रोल में जो भी एंटिटीज होती है वो रिलेटेड पार्टी होती है। तो लेट्स से देयर इज अ कॉमन कंट्रोल बाय द स्टेट। स्टेट का मतलब है कोई भी नेशनल, रीजनल या लोकल गवर्नमेंट। तो जो भी गवर्नमेंट कंट्रोल एंटिटीज होती है उनको कहते हैं कॉमन कंट्रोल बाय स्टेट। सो लेट्स से देयर इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट जिसका कंट्रोल है दो एंटिटीज पे, अंबानी लिमिटेड, अडानी लिमिटेड। अब सर क्या अंबानी और अडानी लिमिटेड कॉमन कंट्रोल में आ गए? आ गए सर। क्या ये रिलेटेड पार्टीज हैं? मैंने कहा नहीं, यहां ये रिलेटेड पार्टीज नहीं है। क्यों? क्योंकि सर ऐसे तो गवर्नमेंट बहुत सारी एंटिटीज कंट्रोल करती है। अब एसबीआई अलग चल रही है, ओएनजीसी अलग चल रही है, इन दोनों का कोई लेना देना ही नहीं है, तो इनको किस बात का रिलेटेड पार्टी बोले? तो दिस इज एन एक्सेप्शन। सो इवन दो देयर इज अ कॉमन कंट्रोल, बट दीज आर नॉट कंसिडर्ड रिलेटेड पार्टीज अनलेस दे इंगेज इन सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन। अगर ये सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन कर रही है तो रिलेटेड पार्टी है, और अगर इनके बीच में सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज शेयर हो रहे हैं तो फिर ये रिलेटेड पार्टी बन जाएंगी। तो आपने बस सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन क्या होती है, ये हमने यहां पे कवर कर ली। उसके बाद अगर एंटिटीज कॉमन कंट्रोल बाय स्टेट में, यानी नेशनल, रीजनल और लोकल गवर्नमेंट, इनको आप रिलेटेड पार्टी नहीं बोलोगे अनलेस दे आर एंगेजिंग इन सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन और शेयरिंग सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज विद वन अनदर। अब सवाल आता है सर, इतनी देर से आप बोल रहे हो कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, इसका मतलब क्या है? तो मैंने कहा इसको समझते हैं एकदम बढ़िया वाले एग्जांपल से। सर क्या? लेट्स से एक कंपनी है जिसका नाम है बाबूराव लिमिटेड। ठीक है सर। अब बाबूराव लिमिटेड में 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जिसमें से 8 पे राजू लिमिटेड का कंट्रोल है, 8 पे राजू लिमिटेड का कंट्रोल है, और बाकी 2 श्याम लिमिटेड के हैं। तो मुझे बताओ अल्टीमेटली जो भी डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेंगे उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? राजू लिमिटेड कंट्रोल कर रहा है। और कौन है जिसको एक फील आ रही है कि भाई वो सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहा है डिसीजन मेकिंग में, अल्टीमेटली डिसीजन वो नहीं ले रहा? सर श्याम लिमिटेड। वो सिर्फ अपना एक इन्फ्लुएंस दे पा रहा है, वो अल्टीमेटली डिसीजन नहीं ले पा रहा। तो कंट्रोल जब भी होता है जनरली, कॉमनली हम ये बोलते हैं कि भाई अगर मोर देन 50% शेयर है तो कंट्रोल है, और जिस पे कंट्रोल होता है वो सब्सिडरी होती है। ठीक है सर। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कब होता है? 20% और मोर होता है, और जिस पे कंट्रोल होता है, जिस पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, वो एसोसिएट होती है। ऑडिट में इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। अगर आपके पास पावर टू गवर्न है, यानी डिसाइड द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज ऑफ द एंटिटी, तो आपके पास कंट्रोल है। बट अगर आपके पास पावर टू गवर्न नहीं, पार्टिसिपेट है,
तो फिर आपके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो जाएगा। अब सर ये पावर मिलती कैसे है? या तो आपके पास कंपनी के शेयर्स पड़े हैं, या किसी लीगल लॉ में लिखा है कि भाई आपके पास ये कंट्रोल है ओवर दिस एंटिटी, या फिर लेट से आपकी और एंटिटी के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है। तो अगर एंटिटी ने मान लो बैंक से कोई लोन लिया, अब बैंक कहती है मेरा एक बंदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठेगा, तो ठीक है उसके पास वो चीज आ सकती है। सो इट कैन बी थ्रू शेयर ओनरशिप, स्टैच्यू और एनी एग्रीमेंट। अब सर एक बात बताओ, कौन सी रिलेशनशिप्स हैं जो इंडिकेट करती है प्रेजेंस ऑफ कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? यहां से आपके पास 4 से 5 नंबर का बढ़िया सवाल बन सकता है, यहां से पक्का सवाल बन सकता है। तो बड़ा सिंपल है, कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कब होता है सर? अभी तो बताए थे, दो केसेस हो सकती हैं, या तो आपकी पेरेंट एंटिटी है जिसका आप पे कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, या आपकी सब्सिडियरी और एसोसिएट है जिसपे आपका कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। दो केसेस क्या हो गए? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इक्विटी होल्डिंग और अदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द एंटिटी, यानी ऊपर वाली एंटिटीज की बात हो रही है, पेरेंट एंटिटी की बात हो रही है। या फिर एंटिटीज होल्डिंग ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इक्विटी और अदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द अदर एंटिटी, यानी नीचे वाली एंटिटीज की बात हो रही है। और कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ सकता है तो की मैनेजमेंट, जो की मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी है उनके थ्रू। तो या तो आप इनका पार्ट हो, या फिर आप की मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के क्लोज फैमिली मेंबर हो, और तीसरा केस हो सकता है देयर इज अ सिग्निफिकेंट बिजनेस रिलेशन। कम ऑन से विद मी, सिग्निफिकेंट बिजनेस रिलेशन विद द मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो मेजर सप्लायर है एंटिटी का, यानी 90% ऑफ द सप्लाईज इसी से आएंगी, और अगर ये चला जाएगा तो एंटिटी किसी और से खरीद ही नहीं सकती, कोई रिप्लेसमेंट भी अवेलेबल नहीं है, तो ये बंदा हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से आपने 5 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, ऊपर वाले, नीचे वाले, की मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी वाले 3 पॉइंट्स, या तो आप उसका पार्ट हो या आप उसके क्लोज फैमिली मेंबर हो, और थर्ड पॉइंट क्या था? आप कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट बिजनेस रिलेशन लेके बैठे हुए हो। तो यहां आपका ये वाला टॉपिक डन डनाडन डन। इसके बाद हमने एक बहुत बढ़िया केस स्टडी पढ़ी एनरॉन की। सर एनरॉन ने क्या किया? मस्ती कर दी। इसने क्या किया? एक सबसे पहले स्पेशल पर्पस एंटिटी क्रिएट करी, ठीक है, जिसमें इसी की मैनेजमेंट बैठी थी, ठीक है सर। अब ये क्या करता था? महंगे रेट पे इसको गुड्स बेचता था। अब ये क्या करेगी? इसको पैसे देगी। पैसे कहां से आएंगे? बैंक से आएंगे। बैंक ने इसको लोन क्यों दिया? क्योंकि एनरॉन ने इसी को गारंटी दी। एनरॉन ने कहीं ना कहीं बैंक को गारंटी दी। तो मैंने कहा सिंपल सी बात समझना सर, इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में एनरॉन के ऊपर डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है। एनरॉन क्या कर रहा है? डोमिनेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहा है किस पे? स्पेशल पर्पस एंटिटी पे। सो देयर कैन बी अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। तो यहां पे आपको दो कॉन्सेप्ट समझने हैं सर। क्या? जब भी कोई रिलेटेड पार्टी डोमिनेंट इन्फ्लुएंस रखती है, यानी अपनी चलाती है, तो पक्की बात है यहां चांसेस हो सकते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। बस इतनी सी बात समझ के चलनी है, ठीक है सर। प्लस अगर एंटिटी ने स्पेशल पर्पस एंटिटीज बनाई है जिसको वो कंट्रोल कर रही है, जरूरी नहीं है उसके पास इक्विटी है, मैनेजमेंट के थ्रू भी कंट्रोल कर सकती है, तो वो भी कहीं ना कहीं रिलेटेड पार्टीज बन जाती हैं। इनका भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अब आता है हम सबका फेवरेट सवाल, और आईसीआई का भी, नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शन। आ जाओ समझते क्या कहता है। ये कहता है कई सारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होती हैं, ठीक है सर। देन इन दैट केस उनका जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो भी वैसे ही होगा जैसे अनरिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है सर। बट कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जहां रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स और ट्रांजैक्शंस में हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। सर ये कौन से सर्कमस्टेंसेस है जहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा होगा? मैंने कहा 3 केसेस में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा हो सकता है। कब? जब आपकी रिलेटेड पार्टीज ऑपरेट कर रही है थ्रू एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स एंड स्ट्रक्चर। सर कैसा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स एंड स्ट्रक्चर है? ए बी को कंट्रोल कर रहा है, बी सी को कंट्रोल कर रहा है, सी भी इनडायरेक्टली ए को कंट्रोल कर रहा है, तो समझ ही नहीं आ रहा कौन किसकी होल्डिंग है, कौन किसकी सब्सिडरी। वी आर वेरी कंफ्यूज्ड। तो मैंने कहा ऐसे केस में इट विल इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। और जब इस तरह का खेल होगा ना कि समझ ही नहीं आएगा कौन किसकी रिलेटेड पार्टी, तो जो आपका अकाउंटिंग सिस्टम है, जो आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो भी बेचारा पकड़ नहीं पाएगा कैसे रिलेटेड पार्टीज मूव कर रही है। सो इंफॉर्मेशन सिस्टम विल बी इनइफेक्टिव इन आइडेंटिफाइंग और समराइजिंग द ट्रांजैक्शंस और आउटस्टैंडिंग बैलेंस बिटवीन द एंटिटी एंड रिलेटेड पार्टी। एंड लास्ट पॉइंट कहता है कि हमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से पता है प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है उन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से विच आर आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, विच आर नॉट इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ऐसी ट्रांजेक्शन करी जिसमें कंसिडरेशन ही नहीं है, ऐसा होता है क्या? ऐसा नॉर्मली होता है क्या? द आंसर इज नो। सो इफ देयर इज समथिंग विच इज नॉट एट नॉर्मल मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन, देन देयर कैन बी हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो यही आपने 3 बातें ध्यान रखनी है सर। क्या?
एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स रेंज ऑफ रिलेशनशिप्स एंड स्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट क्या था, इंफॉर्मेशन सिस्टम अनेबल टू कैप्चर द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शन। एंड लास्ट में आप बोलोगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आर नॉट अंडर नॉर्मल मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन। इसको याद रखने के लिए बस सिंपल सी आपको एक लाइन ध्यान रखनी है, सर क्या, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप इज नॉट नॉर्मल। कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप इज नॉट नॉर्मल, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप से पहला पॉइंट कवर हो जाएगा। इसका मतलब है इंफॉर्मेशन सिस्टम नॉट नॉर्मल मींस ट्रांजैक्शन इज नॉट अंडर नॉर्मल मार्केट टर्म्स एंड कंडीशंस। डन 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 सर। अब आती है बात, सर क्या ऑडिटर को क्या करना है। अभी तक तो हम बस चीजें समझ ही रहे थे कि ठीक है ये रिलेटेड पार्टी होती है, यहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है। अरे बट करना क्या है, मैंने कहा आपको चीजों को समझना है। एज अ ऑडिटर आपको बस चीजों को समझना है, कुछ नहीं करना। तो मैंने कहा सबसे पहले समझेंगे एंटिटी की रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शन। तो सर कौन समझाएगा, मैनेजमेंट समझाएगी, उसी की रिलेटेड पार्टीज है। सो इंक्वायर द मैनेजमेंट, सबसे पहले पूछो कौन कौन रिलेटेड पार्टीज हैं और क्या पिछले साल से बदल गई। जब पता चल जाए रिलेटेड पार्टी है तो पूछो तुम्हारा इसके साथ रिश्ता क्या है। अगर रिश्ता है तो क्या कोई ट्रांजैक्शन भी करी, तो उसका टाइप एंड पर्पस पूछ लेना। सो नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टीज, क्या चेंज है फ्रॉम द प्रायर पीरियड, देन आस्क व्हाट इज द रिलेशनशिप, इफ देयर इज अ रिलेशनशिप देन ट्रांजैक्शन एंड द पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शन। दैट्स इट सर। ये तो तुमने रिलेटेड पार्टीज को समझ लिया। अब इसको लेके एंटिटी के कंट्रोल समझो। अब कंट्रोल्स दो चीजों को लेके, अकाउंट्स के टीचर ने कहा है एएस के हिसाब से अकाउंटिंग होनी चाहिए, लॉ के टीचर ने कहा है कि इसका ऑथोराइज एंड अप्रूवल भी होना चाहिए। तो मैंने कहा दोनों चीजों को लेके एंटिटी को कंट्रोल्स बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले देखना है कि क्या एंटिटी के पास कंट्रोल्स है टू आइडेंटिफाई अकाउंट एंड डिस्क्लोज द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। उसके बाद आप देखो क्या ये जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रही है, क्या ये ऑथोराइज एंड अप्रूव हो रही है एज पर द लॉ। सो ऑथोराइजेशन एंड अप्रूवल ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस एंड अरेंजमेंट्स विद द रिलेटेड पार्टीज। एंड दूसरी ट्रांजैक्शन भी रिलेटेड पार्टी की फील वाली ही होती है, दैट आर आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। क्लियर है तीनों पॉइंट? हाँ सर, इस पे ना 3 नंबर का क्वेश्चन हो सकते हैं, इन तीनों पॉइंट्स को अच्छे से करके चलना। डील डन? डन सर। फिर इसके बाद हमने एक छोटा सा प्यारा सा पॉइंट समझा, सर क्या, मान लो कुछ छोटी छोटी प्यारी प्यारी एंटिटीज होती है जैसे बीबी वर्चुअल्स। अब सर क्या इसके केस में जो TCWG होता है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस होता है, इसके लिए हम अलग से पर्सन रखते हैं या फिर बीबी सर ही सब कुछ मैनेज करके चलते हैं? सर बीबी सर ही सब कुछ मैनेज करके चलते हैं, कहीं ना कहीं बीबी सर, मैं, आकाश सर, हम सब मिलकर मैनेज करते हैं। तो मैंने कहा यहां पे TCWG के लिए हम कोई आउटसाइड मेंबर नहीं रखते, जो ओनर्स मैनेजर होते हैं वही सब कुछ ख्याल रखते हैं। ठीक है सर। अब यहां पे जो कंट्रोल एक्टिविटीज होंगी, वो क्या होंगी सर? दीज आर लेस फॉर्मल, कुछ ज्यादा डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस नहीं रहते, बातचीत करके हम सारी चीजें हैंडल कर लेते हैं। ठीक है सर। अब क्या ये अच्छी चीज है या बुरी चीज? मैंने कहा दोनों। अगर लोग अच्छे हैं, ठीक से काम करें तो द रिस्क कैन बी मिटिगेटेड, बिकॉज वो नजर रखेंगे सब कुछ ठीक होगा। बट अगर कोई बदमाश आ गया सो इट कैन इंक्रीज द रिस्क ड्यू टू द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द ट्रांजैक्शन। तो आपने बस 3 बातें ध्यान रखनी है, TCWG कोई अलग से नहीं है, जो ओनर मैनेजर है वही है। ठीक है सर। अब जो कंट्रोल एक्टिविटीज है वो ज्यादा डॉक्यूमेंटेड नहीं है, फॉर्मलाइज नहीं है, कहीं ना कहीं प्रॉपर्ली चीजें खुद ही देख के हो जाती है। नो डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस, लेस फॉर्मल। अब ये अच्छी चीज है या बुरी चीज, डिपेंड्स ऑन द पीपल। अगर पीपल अच्छे हैं तो इट कैन मिटिगेट द रिस्क और इट कैन ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। अब ऑडिटर क्या करेगा? वही चीज जो ऊपर कर रहा था, इंक्वायर करेगा, अंडरस्टैंड करेगा किस तरह से चीजें वर्क करती है। सो ही विल अंडरस्टैंड द रिलेटेड पार्टीज एंड द कंट्रोल्स अराउंड दैम। कैसे? IIO means inquiry, inspection and observation. So he will inquire from the management and others किस तरह से आपके related party को लेके controls है। ठीक है सर। He will inspect अगर कोई documents है, और उसके अलावा observe करेगा किस तरह से मैनेजमेंट जो है ओवरसी कर रही है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को। तो ये एक बेसिक सा टॉपिक है जो बस आपको समझ के चलना है। डील डन सर। अब लास्ट में आता है हमारा और ICI का अगेन फेवरेट टॉपिक। अभी रिसेंटली सितंबर 24 के MTP में भी ICI ने पूछा कि भाई जब भी आप रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हो तो आपको अलर्ट रहना चाहिए कि कहीं ना कहीं इन रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स में कौन मिल सकती है? रिलेटेड पार्टी। अब सवाल आते हैं कौन कौन से रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स पढ़ने हैं, तो मैंने कहा इन सारे पॉइंट्स को बस एक बार रीड कर लेना। 6 डॉक्यूमेंट्स आपको कम से कम याद रख के चलने हैं। सर कौन से 6 डॉक्यूमेंट याद रखने हैं? मैंने कहा पेयरिंग कर लो। सबसे पहले पेयरिंग कर लो IN वाले कौन है? इनकम टैक्स रिटर्न और इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। फिर आप पेयर कर लो ऊपर वाले नीचे वाले। ऊपर वाले कौन? जो आपकी होल्डिंग और पेरेंट एंटिटी है, उनके आपके पास शेयर्स है।
उन्होंने आपके शेयर्स ले रखे, यस सर, तो उनके बारे में पता चलेगा फ्रॉम द शेयर होल्डर रजिस्टर, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कौन प्रिंसिपल शेयर होल्डर्स है। इसी तरह जो नीचे वाली है आपकी सब्सिडरी और एसोसिएट, वो आपकी इन्वेस्टमेंट्स है, तो आप कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स और पेंशन प्लान्स की जो भी इन्वेस्टमेंट्स है ये सब देख सकते हो। गॉट इट सर। एंड लास्ट में पेयरिंग कर लो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी वाला पॉइंट। जो मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर रखे हैं, जो उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर रखा है, वहां से आपको की मैनेजेरियल पर्सन्स का पता चल सकता है। तो इन 6 पॉइंट्स को एटलीस्ट याद रख के चलना, बाकी पॉइंट्स एक बार रीड भी करोगे तो आपका काम डन हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक की बात करूं तो सिर्फ आपके पास 2 ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यही है, 3 एग्जांपल्स बताओ कौन से सर्कमस्टेंसेस में हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होती है। तो 3 एग्जांपल वही है, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप इज नॉट नॉर्मल, ठीक है सर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन यही था कि जब आप रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स देखते हो तो अलर्ट रहना, वहां पे रिलेटेड पार्टी मिल सकती है, इसके एग्जांपल बताओ। तो अगेन आप कोई भी 6 एग्जांपल लिखोगे, आपका काम चल जाएगा। ठीक है बॉस, ठीक है सर। तो यहां आपकी पूरी की पूरी रिलेटेड पार्टी की बढ़िया वाली क्यूटो रिवीजन कंप्लीट हो जाती है विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस। आई होप इट वाज यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। इसी तरह मन लगा के पढ़ते रहे, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू लाइक इट, एंड यस, स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। लगे रहो मित्रों, लगे रहो।